आज हम एनटीपीसी मैथ्स का पेपर करने वाले हैं। ये 4th नंबर का पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी है। 3 गुनी यदि कर दी जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि भुजा इसका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 a का स्क्वायर। यदि भुजा को क्या कर दिया जाए 3 गुना √3/2 और 3a का स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लिया जाए, अनुपात, तो ये हो जाएगा ए से ए कट जाएगा, √3/2 से √3/2 कट जाएगा, 1:9 हो जाएगा, मतलब 9 गुना बढ़ जाएगा। मूल क्षेत्रफल ये है, मूल क्षेत्रफल से 9 गुना जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा यदि उसकी भुजा 3 गुना बढ़ा दी जाए। यदि x√12 बराबर 4 + x√3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x√12 को क्या बोलेंगे, यदि और इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3x, और ये है इस साइड x√3 ये आ जाएगा बराबर 4, x√3 2 - 1 हो जाएगा बराबर 4, तो x बराबर 4/√3, इसकी वैल्यू निकल आएगी। 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 23 का मल्टीपल होगा, तो पहले सबसे छोटी संख्या को भाग दे करके देखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे छोटे गुणज को पूछा है। सबसे छोटी संख्या इसमें ये है, तो 23 से भाग देंगे इसे। 23 से कम 23 और बचेगा 7, 1 23 × 40, 23 × 69, बचा 2, 3। इसमें 23 का भाग जा रहा है, तो और आगे चेक कर लेंगे, और आगे चेक करेंगे। 18 से भाग देने पर शेषफल 7 बचना चाहिए। 18 एकम 18 और बचेगा 12, 1 18 95, 18 108, बचेगा 13 शेषफल 3, 18 8 126, 7 शेषफल बचता है। तो क्या नाम से 18 का भी, और जो है 21 चेक करेंगे। 21 कम 21 बचा 9, 1 21 × 4 = 84, बचा 7, 3 21 63, बचा 10 शेषफल। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और 24 से ऐसे भाग दे करके देख लेंगे। 24 कम 24 बचा 6, 24 दूनी 48, बचेगा 13, 24 पंचे 120, तो बचेगा 13 शेषफल। ये तीनों चारों से सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो है ये चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 7 के 3 मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई गई। इन मंदिरों के पुजारियों को 2, 3, 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय किया गया। सुबह 8 बजे पहली बार यह घंटी बजती हैं, तब सुबह 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। इनका जो है एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3, 5, इसका एलसीएम आएगा 30 मिनट में एक बार जो है घंटी बजती है। इसमें बताया कि एक बार सुबह 8 बजे बजती है, तो 8 बजे के बाद यह जो है कितनी बार 9 बजे तक कितनी बार बजेगी। तो 30 मिनट में जो एलसीएम आता है वही उतने टाइम में ही जो है घंटे एक साथ बजेगी। तो एक बजेगी 8:30 पर, और एक बजेगी सीधे 9 बजे। तो 8 से सुबह 9 बजे तक जो है यह कितनी बार घंटी और बज जाएगी, 2 बजे, 2 बार और बज जाएगी।
प्रारंभिक समय के बाद मतलब 8 बजे के बाद 2 बार और बजेगी। 8:30 पर बजेगी, एक 9 बजे बजेगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। और इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का 961 होता है, और जो 32 का स्क्वायर होता है वह कितना होता है? 1024। हमको 1024 बनाना है, तो 999 में क्या जोड़ेंगे कि यह जो 1024 बच जाए? 25 जोड़ेंगे तो यह पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा। एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। यदि हमने अंश को x माना तो हर को क्या मानेंगे? x+2। जब अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को 2 से गुणा किया जाता है, हर को 2 से गुणा किया जाता है तो भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 6x इक्वल टू हो जाएगा 2x+4। 4x इक्वल टू 4x बराबर x बराबर 1 आ जाता है। तो इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा 1/3। वह भिन्न क्या रही होगी? वो 1/3 रही होगी। एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 20 रुपीज है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या प्राप्त होगी? ये होगी 8.16। और इसे हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? ये जो 8.16 आया, इसे हम 100 में जो है 4% की रेट से ब्याज लगाकर 26/25 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108.16 आएगा। तो जो है ब्याज कितनी हो जाएगी? 8.16। और जो है चक्रवृद्धि ब्याज CI जो है 8.16 मिलता है। और जो SI कितना मिलेगा 2 साल के लिए? 4% पहले वर्ष मिलेगा, 4% दूसरे वर्ष मिलेगा, 8%। तो SI का CI से इन दोनों का अंतर जो है दिया हुआ है। तो इन दोनों का अंतर कितना? 0.16 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 रुपीज। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू निकालना है तो इसमें 25/4 का गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो इसमें भी 25/4 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 125। 1% 125 है तो 100% 1250 हो जाएगा। 12,500, सॉरी, 12,500। मूलधन क्या रहा होगा? 12,500। समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD पर लंब है। AL बराबर 20 सेंटीमीटर है और CD बराबर 18 सेंटीमीटर, CM बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। AL लंब है CD पर, AL लंब हो गया CD पर और CM लंब है AD पर। CM लंब है AD पर। तो AL की वैल्यू कितनी दी हुई है? AL बराबर 20 सेंटीमीटर और CD बराबर 18 सेंटीमीटर और CM बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आकृति ऐसे बननी थी। तो जो समांतर चतुर्भुज की इसमें लंब दी हुई है
20 सेंटीमीटर और जो है ये आधार इसका 18 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंब इंटू आधार, ये हो जाएगा 20 इंटू 18, 360 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है यहाँ यहाँ से वह सीएम की लंबाई कितनी दी हुई है, 15। तो इस वाली भुजा की ए डी की भी लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि लंब यहाँ पे बना रहा है, ये आधार यहाँ इसके लिए हो जाएगा। तो इससे एडी का मान निकाल लेंगे, एडी इंटू सीएम का मान कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो एडी का मान आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, एडी बराबर 24। अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती हैं, तो इसका मान 18 आ गया, इसका मान 24 आ गया। तो ये भी 24 हो जाएगी सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा 18, तो ये भी 18 हो जाएगी। इसे जोड़ लेंगे, 18 24 42, 42 दूनी 84, 84 सेंटीमीटर जो है समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान क्रम दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर घंटा और 5.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करना शुरू करते हैं। एक दूसरे को 8.5 किलोमीटर दूरी हो जाने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय। दो व्यक्ति हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक 5 किलोमीटर पर आवर की दिशा से चलता है, एक 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो जो है 8.5 किलोमीटर दूर वह कितने घंटे में हो जाएंगे एक दूसरे से। तो 1 घंटे में 0.5 किलोमीटर की दूरी में होंगे वो दोनों। 5 और 5.5 का अंतर कितना आ जाएगा, 0.5। तो 8.5 किलोमीटर कितने घंटा में दूर होंगे वो एक दूसरे से, तो 0.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 17 बार। तो 17 घंटे में जो है वह एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होंगे। पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर क्या है। पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11। तो इनका योग क्या होगा, 2 3 5 5 10 10 7 17 11 28, इनका माध्य हो जाएगा 28/5। और ये भाज्य संख्या है, भाज्य पहली 5 भाज्य संख्या कौन सी होंगी, 4 6 8 9 10। इनका योग क्या होगा, 4 6 10 8 18 9 27 10 37, इनका माध्य आ जाएगा 37.5। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के माध्यों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका अभाज्य संख्याओं का माध्य आ जाएगा 7.4 और भाज्य संख्याओं का माध्य आ गया 7.4 और अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा 5.6। इन दोनों को घटा लेंगे, ये आ जाएगा 1.8। निम्नलिखित सौरभ द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया कार्य, एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं और कृपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को पूरा करने में 30 दिन लगते हैं। तो यदि सौरभ और कृपाल एक साथ काम करें तो एक कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 20 और 30 कैल्शियम आ जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ये सौरभ की एफिशिएंसी है और ये कृपाल की है। तो वो टोटल दोनों लोग मतलब काम करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है, तो 3 2 5, 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो 60 को 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12। तो वह 12 दिन में काम को खत्म कर लेंगे जब दोनों लोग साथ में काम करेंगे तब। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में
3 के अनुपात में है। जब संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तो वह 7:8 में हो जाती है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? पहले 2:3 में है तो मान लेते हैं 2x/3x, और इसमें दोनों में 4 जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा 7:10 में। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 40। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21x, ये हो जाएगा 7×4 = 28। तो एक x बराबर हो जाएगा, इस साइड आएगा 12। तो पहले जो है संख्याओं का अंतर कितना था, 2:3 में थी, तो ये हो जाएगा अंतर 1x, 1x की वैल्यू 12 आती है। या हम दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 2:3 में है और बाद में 7:10 में है, दोनों में 4 ऐड किया गया है, तो पहले रेशियो सेम कर लेंगे। इनका अंतर 3 है तो इसका अंतर 1 है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंतर सेम हो जाएगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 2 3 6, रेशियो 9। ये पहले वाला और ये बाद वाला। इसमें 6 रेशियो में 4 जोड़े, मतलब एक रेशियो बढ़ा, एक रेशियो की वैल्यू 4 है, और इसमें भी एक रेशियो बढ़ा, एक रेशियो की वैल्यू 4 है, क्योंकि 4 ही जोड़ा है। तो एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो पहले जो है अंतर 3 रेशियो था, तो 3 रेशियो की वैल्यू 12 हो जाएगी। इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। समीकरण दिया हुआ है, उसका एक मूल 5/2 है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। पहले m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसके मूल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2। मूल 5/2 है तो 5/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, -8, और यहाँ पे 5/2, x की वैल्यू 5/2 रख देंगे, और जो है माइनस में यम है तो इस साइड चला जाएगा यम। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4, जैसे बोलेंगे 25/2 हो जाएगा। इस वाले 2 से 4 भाग चले जाएगा, और ये हो जाएगा 8×5 = 40/2 बराबर यम। तो यम बराबर कितना आ गया, -15/2, जो कि ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। और यदि हमको निकालनी भी है वैल्यू तो हम और इसमें भाग दे करके या इधर वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू 2 है इक्वेशन में। ये -b की वैल्यू है और a की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4। मूलों का योग कितना होगा, 4 होगा। एक मूल जो है 5/2 है मान लिया, और दूसरा मूल y है मान लिया, तो दूसरा मूल क्या निकल आएगा, y बराबर 3/2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में के अंत में दुगनी हो जाती है, तो 15 वर्षों के अंत में कितनी गुनी हो जाएगी या क्या होगी। 5 वर्षों में जो है दुगनी हो जाती है। पांच वर्ष में दुगनी हो जाएगी राशि। यदि 15 वर्ष में इसमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है इसकी पावर में जाती है, जो सीआई में होता है। तो कितनी गुना होगी राशि, जितने गुना इसे ईयर्स को ऐसे करेंगे उतनी ही पावर्स में यहाँ पे बढ़ेगा। तो यस, कितनी गुना हो जाएगी 15 वर्षों में, 15 साल में जो यह राशि है यह 8 गुना हो जाएगी। तो 12 का 8 गुना 84,
12 7 84, 12 8 96। तो राशि कितनी हो जाएगी? 96,000। यदि P बराबर इतना दिया हुआ है, Q बराबर इतना, तो P बटा Q का मान ज्ञात कीजिए। P बराबर 2√3 दिया हुआ है और Q बराबर 2 माइनस √3। तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर स्क्वायर बनेगा और ये हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो ये इधर नीचे 4 माइनस 3 1 बचेगा और ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर। इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और 2 इंटू ए भी, तो ये हो जाएगा 4√3, 7 प्लस 4√3। इसका P बटा Q का मान कितना निकल आएगा? 7 प्लस 4√3। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है और AB और AC को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो AQ की लंबाई बताइए। एक त्रिभुज है ABC, AB और AC को Q और R पर स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। समथिंग यहाँ Q होगा और R समथिंग यहाँ पे होगा। तो AQ की लंबाई बताइए। जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी होगी यहाँ पे जहाँ टच करता है। BQ की लंबाई जो है BP के बराबर होगी। तो जो त्रिभुज का AQ की लंबाई कितनी निकलती है? त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर। तो AQ बराबर हो जाएगा 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। दिवेश हर दिन 7 बजे घर से निकलता है और सुबह 8:30 पर कार्यालय पर पहुंचता है। एक दिन वह 7 बजे अपने घर से निकल जाता है, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा समान गति के 5/6 भाग मतलब 6 स्पीड से तय करता है। तो शेष दूरी गति 6/5 स्पीड से तय करेगा। तो दिवेश उसे लगभग उस दिन कितने बजे पहुंचेगा? जो है उसे टोटल 7 बजे से 8:30 में पहले कार्यालय पहुंचने में टाइम लगता था। तो मतलब कितने मिनट में पहुंच जाता था? 90 मिनट में पहुंच जाता था। अब वह अपना 1/5वां भाग, लेकिन दूरी का 5वां भाग, दूरी का 5वां भाग कितना निकल आएगा? 18 मिनट में वह जो है कितनी की स्पीड से तय करता है? 5/6 भाग से अपनी स्पीड का। और बाकी बचा कितना? 4/5 मतलब 72 मिनट की दूरी बची, उसे वह अपनी दूरी का 6/5वां भाग से तय करता है। इतना उसे टोटल टाइम लगेगा। तो इसे डिवाइड कर लेंगे। 18×5 = 18, 108/5, ये हो जाएगा 21/6 मिनट लगेगा इसमें। जो 18 मिनट में दूरी तय करता था वह उसमें जो है 21.6 मिनट लगेगा, और जो 72 मिनट में दूरी तय करता था उसमें कितना लगेगा? ये 72×5 = 360 और 6 का भाग देंगे तो आएगा 60 मिनट। और जो दूरी 72 मिनट में तय करता था उसे उसमें जो है 60 मिनट लगेंगे। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 81.6 मिनट लगेगा, जो 90 मिनट जिसमें लगता था। तो 81.6 मिनट क्या हो गया? 1 घंटा और 21.6 लगभग में पूछा है।
1 घंटा 21 मिनट। तो सुबह 8 बज के 21 मिनट में, क्योंकि 7 बजे से तय करना शुरू कर दिया था, तो 8 बज के 21 मिनट में जो उसकी दूरी कंप्लीट हो जाएगी। निम्नलिखित को हल कीजिए। पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 गुणा 1/2 प्लस 1/2। इधर भी कोष्टक सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/16। ये भाग देंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, और 1/2 ये भाग देंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, और जो है 3 नीचे आ जाएगा। 8/3, ये 8/3 आ गया, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 से 4 को भाग चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। 8 3 11/3 इसका मान निकल आएगा, 11/3। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है। तो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है? तो हम देख लेंगे कौन कौन सी विषम संख्याओं का जो अंतर है। क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 56 है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 13 का 169 होता है। इन दोनों का अंतर 15 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 6, और 12 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 5। इसका अंतर 56 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। यदि हम अदर भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 13 का 169 और 11 का 121, इसका अंतर कितना आता है? 48। 15 17 का जो यदि हम चेक करेंगे तो ये 17 का स्क्वायर 289 और 15 का 225, इसका अंतर कितना आएगा? 4 6, जो ये भी नहीं है। 17 19 का भी चेक करना चाहें तो कर लेंगे। 361 289, इसका अंतर आ जाएगा 72, तो ये भी नहीं है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश करा दिया गया, तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:1 हो गया। तो शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था? पहले 5x और 7x थी, और फिर जो है 8 लड़कों को जो है जोड़ दिया गया और लाया गया, तो फिर अनुपात 1:1 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 5x + 8। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, x बराबर 2। पहले अंतर कितना था? 2x का ही था, तो 8 आ जाएगा। पहले लड़कों और लड़कियों में अंतर कितना था? 8 लोगों का अंतर था। फिर 8 लोगों को मिलाने में वह जो है लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, और उसके अंक योग्यता अंकों से 20 अंक कम है, और अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? 80% अंक पाया, तो वह जो है योग्यता अंकों से 10 अंक अधिक था, और जब 65% अंक पाया तो वह योग्यता अंकों से 20 अंक कम था। मतलब 25% के बीच का ये अंतर, सॉरी 15% के, 80 और 65 का अंतर 15 निकल आएगा। 15% का अंतर जो निकला वह है इन दोनों अंकों के योग निकला 30। तो 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% बराबर 200। तो कुल अंक क्या रहे होंगे? परीक्षा के कुल अंक 200 रहे होंगे।
इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 10 2a बराबर हो जाएगा, ये इधर 3 आ जाएगा और ये √3 वाला इधर डिवाइड में चला जाएगा। 10 2a बराबर आ जाएगा √3। 10 2a √3 10 में वैल्यू किसकी होती है? 1060 की। तो 2a का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो a का मान 30 डिग्री आ जाएगा। जब किसी संख्या को किसी संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो n स्क्वायर को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? यदि हमको चेक करना है तो हम केवल इसका स्क्वायर करके 5 से भाग दे करके देख लेंगे, जो शेषफल बचता है वही बचता है। तो 2 दूनी 4, 4 को 5 से भाग देंगे तो 4 ही शेषफल बचेगा। या हम इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि n कोई संख्या है, वह है 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल देती है। तो कोई भी संख्या 5 का मल्टीपल रही होगी प्लस 2 रहा होगा, 5 का मल्टीपल प्लस 2 बराबर n रहा होगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25x² प्लस 20x प्लस 4। तो पूछा है कि इस संख्या के स्क्वायर को भाग देने पर 5 से क्या शेषफल बचेगा? तो ये 5 से 25 भी जाता है, ये 20 भी जाता है और 4 शेषफल सीधे बचता है। एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्यह्रास होता है, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपये हो जाएगा। तो कार का मूल्य क्या है? हर वर्ष जो है 20% मूल्यह्रास होता है, तो मतलब बचता कितना है? 80%। 80% लिखेंगे 4/5 और 2 वर्ष होता है तो 2 बार लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 वर्ष बाद? 4,80,000। तो 16 से भाग दे लेंगे, ये आ जाएगा 30,000 और इसे 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 25×3 = 75,000। तो उसकी 2 वर्ष पहले कीमत क्या रही होगी? 75,000 रुपये रही होगी। सॉरी, 75,000 रुपये नहीं, 7,50,000 रुपये। 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार को निर्माण कर सकते हैं, तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? वर्क बराबर हो जाएगा मैन और जितना दिन तक काम करते हैं, डेज। तो वर्क निकल आएगा इधर 12 दिन में और 5 व्यक्ति काम करते हैं तो 60 वर्क निकल आएगा। वो बोलता है इससे 50% अधिक काम करना है, तो इससे 50% अधिक कितना हो जाएगा? 60 का 30 हो जाएगा, तो इसे जोड़ेंगे तो 90 काम करना है 10 दिनों में। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जितनी दीवार है उससे 50% और अधिक दीवार बनाने के लिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 का 0.2 में, तो ये हो जाएगा 0.04। तो इधर केवल एक बचेगा, तो 4×1 4 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 0.2। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो 2.2 में
मल्टीप्लाई 0.2 का 0.2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस 1.1/4 और ये 4, इसकी इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी निकली थी 1। ये हो जाएगा 2.2 माइनस 4/2 तो हो जाएगा 2। 2.2 में 2 घटाएंगे तो आएगा 0.2। एक्स रेशियो वाई 3:4 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान और वाई का मान इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा 4×3=12 एक्स, सॉरी 4×3=12 एक्स का मान रखे तो वाई का मान इसमें रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 12 रेशियो वाई का मान इसमें रखेंगे 4×4=16 माइनस और एक्स का मान रखेंगे एक्स बराबर 3 तो 4×3=12 ये निकलेगा 24/4 इसे भाग देंगे तो 6/1 6/1 आंसर निकलेगा। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे के अवनन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। 60 मीटर ऊंचा भवन है, एक मीनार है, तो मीनार के अवनन कोण जो ऊंचे भवन से मीनार के शीर्ष का कोण जो है 30 डिग्री दिया हुआ है और मीनार के शीर्ष का 60 डिग्री कोण दिया हुआ है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे भी ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। sin 30 के सामने वाली भुजा जो है और sin 60 के सामने वाली भुजा का रेशियो क्या होता है, 30 डिग्री एंगल की सामने वाली भुजा का मान जो का रेशियो में निकालें और sin 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान जो है रेशियो में निकालें तो ये 1/√3 में निकलती है। तो sin 30 के सामने वाली भुजा का मान 1 आ जाएगा और यदि यहाँ पे 30 बन रहा है तो यहाँ पे 60 बनेगा। इतना मान यहाँ 30 है तो यहाँ इतना 60 बनेगा, तो ये 60 के सामने वाली भुजा का मान मतलब इस वाली जो दूरी है इसका मान √3 निकल आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान जो है √3 होता है और यहाँ पे फिर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके जो ये वाला है तो इसके सामने वाली भुजा का मान 1 हो जाएगा। तो रेशियो सेम कर लेंगे, 1 इतना दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाली भुजा का मान √3 दिया है, इस वाली भुजा का मान यहाँ पे 1 दिया है, तो इन दोनों को सेम कर लेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी भुजा है, पूरी भुजा का मान ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और इस वाली भुजा का मान √3 आ जाएगा। यहाँ से इतने का मान जो है 1 रेशियो दिया हुआ है रेशियो सेम करने में, और यहाँ से इतने का मान जो है 3 रेशियो दिया हुआ है, तो केवल इतने का मान कितना हो जाएगा 2 रेशियो। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 2 रेशियो। टोटल जो भवन की ऊंचाई 60 मीटर दी हुई है, ये 3 रेशियो का मान, तो 2 रेशियो का मान जो मतलब केवल मीनार की ऊंचाई है उसका मान कितना हो जाएगा 40 मीटर।